अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, इमरान खान के गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर बहस का सिलसिला जारी था कि आज एक नई सूरत हाल सामने आ गई है। हुकूमती रहनुमाओं ने इमरान खान की मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि धमकियाँ और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते, जिस पर इमरान खान का भी रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। हुकूमत अगर इलेक्शन की तारीख नहीं देती तो असेंबलियाँ तहलील कर दी जाएंगी और उन्हें ऐसा करने का इख्तियार भी मिल चुका है। ओरिया साहब, इमरान खान के इस बयान से कि हुकूमत से मुज़ाकरात अब नहीं हो सकते, एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है। क्या देख रहे हैं, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, दोनों साइड पे अपनी अपनी गेम्स चल रही जा रही हैं इस वक्त, और इमरान खान ने बुनियादी तौर पर जो तुरब का पंता फेंका था उस पत्ते की जो गूंज है इस वक्त बाकी पूरी की पूरी सियासत में सुनाई दे रही है। गुज़श्ता तकरीबन 5-6 महीने से असल में पाकिस्तान की सारी सियासत इमरान खान के गिरद घूमती है। वो कहता है मैंने जुलूस निकालना है, उसके साथ बयानात शुरू हो जाते हैं, मरियम औरंगज़ेब आ गई, फलाना आ गई। वो कहता है मैंने धरने में जाना है, धरने के खिलाफ बात शुरू हो जाती है। वो कहता है मुल्क के अंदर सारी सूरत है उसकी, यानी पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त यरगमाल है इमरान खान के हाथ में। अब ये जो उसने चाल चली है, ये चाल इतनी मजबूत है, मैं सिर्फ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि आर्टिकल 224 की जो शिक 2 है वो बताती है कि अगर डिज़ोल्व हो जाएं असेंबलियाँ तो 5 साल के लिए फ्रेश इलेक्शंस होंगे और वो 90 डेज के अंदर होंगे। अगर वो नॉर्मल हो तो 60 डेज के अंदर होंगे। ठीक, अब 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान ये चाह रहा है कि रमज़ान जो है वो 23 या 24 मार्च को शुरू हो रहा है, तो उससे पहले पहले इलेक्शंस हो जाएं। और अगर मैं असेंबली रिजॉल्व करता हूं तो जाहिर बात है कोई नहीं चाहेगा, कोई अक्ल और सोच रखने वाला कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठे और या सिंध में बैठे बलूचिस्तान में और उसके इलेक्शन 2-3 महीने के बाद हों, और जब 2-3 महीने के बाद होंगे तो यही पंजाब असेंबली जिसके जो मौजूद होगी और केपी के मौजूद होगी, उसमें आप कौमी असेंबली के जब इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो नीचे जो ग्रुप बनते होते हैं, MPs 2 होते हैं, ऊपर से कौमी असेंबली का कैंडिडेट होता है, वो उनके वोट से मिल मिला के, वो तो ऑलरेडी MPs की सीट तो PTI जीत चुकी होगी जो नजर आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? एक तो ये। दूसरी बात यह है कि क्या 5 साल ये जब चलेगी तो ये थोड़ा सा कम वक्त में होगी, ठीक है, 2-3 महीने पहले खत्म है तो 2-3 महीने पहले फिर एक साइकिल चल पड़ेगा ना, या तो फिर उसको साइकिल को किस तरीके से इकट्ठा करके इकट्ठी असेंबलियाँ रिजॉल्व करके कुछ करना पड़ेगा, वरना तो ये साइकिल चल पड़ेगा। अब और पंजाब में और उसमें अलग, अब दुनिया पूरी में होता है, अब इंडिया में अलग होते हैं इलेक्शंस, लेकिन वहाँ तो इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी जैसे हमारी है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि इस दौरान में वो उनका काम ये चाहते हैं कि जून के अंदर वो अपना बजट पेश करके यहाँ से जाएं। उसकी वजह यह है कि जून के अंदर वो बजट में कुछ लैंड माइन्स रखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत 30 मई को गई थी और उन्होंने बजट कुछ तो 2 दिन मैंने पहले पेश कर दिया था, बिल्कुल जून का बजट, और उसका अप्रूव भी कर दिया था। यानी इतने चालाक थे ये लोग, और आपको पता है कि उसके अंदर बहुत सारी सब्सिडीज दे दी थी सबको। ये मुफ्ता इस्माइल ने किया था और फिर मुफ्ता इस्माइल बाद में मानता भी था कि हमने लैंडमाइन रखी थी। एक तो वो ये कहते हैं कि जून तक कम से कम और कुछ नहीं, क्योंकि हम तो नहीं जीत रहे, तो देखें और कुछ नहीं तो कुछ लैंडमाइन यहाँ पर रख के चले जाएं। और कल का जो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, कल का जो इसहाक डार का इंटरव्यू है IMF के साथ, वो इंडिकेशन बता रहा है कि ये करके जाना चाहते हैं। तो उनका है कि जून में करके आगे जाके ले जाएं। इमरान खान कहता है ये पहले आ जाए, लेकिन जब अगर असेंबलियां इसने तोड़ दी, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि नहीं तोड़ेगा, तो फिर तो हलचल मच जाएगी। और मेरी खबर इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने तमाम MNAs को इस्लामाबाद बुला लिया है कि आज रात को शाम तक पहुंचो, और वहां पर 2-3 चीजें ऐसी हैं जो फिर डिस्कस करूंगा। आप वाले साहब से बात कर लें, फिर उसके बाद बताऊंगा करना क्या चाहते हैं। ठीक है हिलाली साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इमरान खान की आज की स्टेटमेंट को? और हुकूमत की साथ ही ये स्टेटमेंट आई थी इससे कबल के मुज़ाकरात PTI की ज़रूरत है, हमारी नहीं। आपको लगता है कि हुकूमत को वाकई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है? जी हाँ, मैं तो समझता हूँ कि आपने ऑफ़र किया और वो आए नहीं, वो कहने लगे कि बात क्या करें, हम तो डेट दे दिया है अगस्त, या मरियम कह रही है अक्टूबर, तो वो तो बात करने के लिए वो आएंगे, टाइम हराम करने, उनका फैसला तो हो गया है। अगर इमरान खान समझते हैं कि ये अगस्त या अक्टूबर का डेट एक्सेप्टेबल है तो फिर बात करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मगर अगर नहीं है, और इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो बजट और लैंड माइन जैसे औरिया साहब ने कहा है वो छोड़ के जाएंगे,
तो फिर मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, फिर आप देर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि एक बड़े अहम मामले हैं जो इस मुल्क के अभी फैसले होने हैं। नंबर 1 तो ये इलेक्शन की बातें महसूस ऐसे होता है कि ये फेडरेशन नहीं है मगर एक कॉन्फेडरेशन है। अच्छा, ये भी सही करना है क्या? हम चाहते हैं कि फेडरेशन हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि हर किस्म के सूबा जो है वो इंडिपेंडेंट है, जब मर्जी वो कुछ करें, उनका कानून, उनके ये लड़ रहे हैं एक एक से। ये जो तोहफा मिला है हमें, ये तो एक कॉन्फेडरेशन सिस्टम है। तो मैं चाहता हूं कि भाई आप समझते हैं आप जीतेंगे 2/3 से, बिल्कुल सही, आगे बढ़े, करें इलेक्शन, डिसॉल्व करें। हाँ, शायद आप उस वक्त फैसला आ जाए, कोई पता नहीं क्या क्या केसेस इन्होंने आपके खिलाफ किया, बेशक आप शायद जेल जा सकते हैं, तो जाएं जेल, हम उठेंगे आपके साथ, हम आएंगे बाहर, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नाइंसाफी, देखें आप क्या रिएक्शन होता है इस मुल्क में। आप ठहरे क्यों हैं जब आपको पता चल गया? और अगर आपको अगस्त और अक्टूबर सूट करता है तो फिर चाय पी के अलग हो जाएं और एक स्टेटमेंट इश्यू कर दें कि हम ठीक है, फैसला हो गया है, इधर उस वक्त होगा। मुझे नहीं समझ आ रही है इनका प्रॉब्लम क्या है। क्या इन लोग नहीं जानते हैं कि इस मुल्क की प्रायोरिटीज ये दो फैमिलीज में, फैमिली फर्स्ट और फैमिली अकाउंट सेकंड, और कोई इनका कंसर्न है ही नहीं। तो अगर ये रोकना चाहते हैं जल्द से जल्द तो आ जाएं, इलेक्शन कराएं। ठीक है। ओरिया साहब, आप अब कुछ बता रहे थे, खबर दी आपने कि शहबाज शरीफ ने अरकान असेंबली को इस्लामाबाद बुला लिया, तो क्या होने वाला है? देखें, उसकी एक वजह है, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तमाम तर उन्होंने रास्ते और एवेन्यूज जो है वो तलाश कर लिए हैं कि किसी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाए। अच्छा, अब नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो, एक तो ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ते नहीं हैं, असेंबली लॉज पढ़ते नहीं हैं, हमारे इनकी 12-12 साल 13 साल 14 साल असेंबलियों में गुजर जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ड्यूरिंग द सेशन भी आप नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो उसमें जमा करा सकते हैं सेक्रेटरी टू द असेंबली के पास। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। उसके ऊपर अगर वो स्पेशल एजेंडा में शामिल करता है, अगर नहीं शामिल करेगा तो मसला बन जाएगा, शोर तो बचेगा। इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। अब अगर आप, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पीटीआई से लोग तोड़ें, अब जो असेंबली सुप्रीम कोर्ट ने एक ढक्कन लगा दिया है ना उसके ऊपर, फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर, कि उनके वोट गिने ही नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने, और इसलिए हुआ यह है कि उसके ऊपर पीटीआई वाले तो पीछे हट गए, क्योंकि 17 लोग पहले अपना वोट डाल के, वो जो फ्लैटीज में हुआ था ना उसमें वोट डाल के 190 की गिनती पूरी करके वो जनाब कह दिया था, और उनके 17 की सीटें भी चलेगी। अब वो सारी जिंदगी के लिए उनके मसला बन गया हुआ है कि वो कैसे लोगों का सामना करें, क्यों हालात है, सारी जिंदगी ना सिर्फ 5 साल के लिए तो है ही है ना। अब उन्होंने वो नहीं किया। अब इस वक्त एक सूरत हाल ऐसी है कि इस वक्त ये वहाँ पर जा रहे हैं, बुला लिया उन्होंने शहबाज शरीफ साहब, उनको समझते ये हैं कि शायद इस वक्त हमारे खिलाफ कोई बिल्टअप हो रहा है, कुछ पार्टियां जो हैं वो छोड़ रही हैं, और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, उनको खबर मिली है कि आरिफ अलवी साहब शायद हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक कहने वाले हैं, ताकि अगर इमरान खान जहाँ से चल रहा है तो वहाँ कोई 2 पार्टियां, ज़ाहिर बात है किसी ने रब्ता किया होगा नीचे इस वक्त। उसकी एक वजह है ना जी, इस वक्त 13 की 13 पार्टियां जितनी भी वहाँ पर है ना, वो सारी नहीं चाहती कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इस गड्ढे में कूद जाएं। उनको अंदाजा हो गया है। अब छोटी छोटी पार्टियां हैं, मतलब शाहजहान भुट्टी की एक सीट वाली पार्टी है, राय हक की 1 सीट वाली पार्टी है, इस तरह और छोटी छोटी, ज़्यादा इना का मसला तो 3 पार्टियों का है ना, मौलाना फजलुर रहमान, और उसके बाद आसिफ जरदारी, और इसकी बाकी के जो बीएनपी है या इसकी छोटी छोटी पार्टियां, उनका तो इतना मसला है ही नहीं। वो नहीं चाहते तो रॉ के अंदर उस नफरत का सामना करें इलेक्शन में, कोई जो बाकी 3 पार्टियां कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनको ये कहा गया है तमाम उनके मेंबरान को कि इस्लामाबाद पहुंच जाएं या हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे रहें कहीं, यहाँ आधे घंटे के अंदर आप असेंबली पहुंच सके। एक तो यह है कि शायद वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके, क्योंकि एक दफ़ा ले फिर 6 महीने के लिए होता है कि वो बहुत स्टेबल हो जाता है, ठीक, या फिर उनको ये डर है कि कहीं पर खबर निकल गई है तो आरिफ अलवी, तो क्योंकि इमरान खान बुनियादी तौर पर और बाकी भी पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन एक दफ़ा इकट्ठे हों, ये रौला वाला ना पड़े,
कि पहले 2 के हो रहे हैं तो फिर आगे हो रहे हैं, तो फिर ये इसमें तो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा ना। तो ये है असल सूरत हाल। उसमें एक वो चाहते हैं, उनके शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है बाकी लोगों की, कि अगर हम ये इमरान खान तोड़ता है तो हमें निकाले फिर कोई, ताकि हम शहीद बन के बाहर आए। अच्छा ठीक है। हिलाली साहब, इमरान खान ने ये भी कहा है कि परवेज़ इलाही ने उन्हें पंजाब असेंबली तोड़ने का इख्तियार दे दिया है और इसी माह असेंबलियाँ वो तोड़ देंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो PDM के पास क्या ऑप्शन होंगे? नहीं, अगर तोड़ दिए हैं तो बड़ी सीधी बात है, इलेक्शंस होंगे 3 महीने के अंदर या 2 महीने के, जो भी है। नहीं, सूबाई के होंगे ना। अच्छा। वो दूसरे तो देखिए, जब तक वो लूट सकते हैं वो कभी नहीं तोड़ेंगे। अच्छा। वो कुछ नहीं तोड़ेंगे। ठीक है। इनका आप कमाल कर रही हैं। इट्स द गूस दैट लेज द गोल्डन एग। वो कभी नहीं करेंगे। राइट। आखिरी दिन लम्हा तक वो चिपके रहेंगे। तो मैं कहता हूं इमरान खान, आप कह रहे हैं ना आपको 2/3 मिलेगा, आप कह रहे हैं आप एक बहादुर आदमी, हम मानते हैं, आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। ठीक है। और ये साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर असेंबलियाँ टूटी तो मुल्क बहरान में चला जाएगा, तो इसलिए वो इंसिस्ट करें कि जी नए इंतखाबात होने चाहिए। तो क्या हुकूमत को इस बहरान का इदराक नहीं है कि वो असेंबलियाँ तोड़ने पर राजी हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि 8 महीने के अंदर उन्होंने जो काम करना था वो कर लिया। मैं आज सुबह देख रहा था कि नैब में 3 चीज़ें जो हैं, 3 बुनियादी लॉज उन्होंने पास करा दिए। सबसे अहम तरीन कानून था एसेट बियॉन्ड मीन्स का, कि आपने अपनी जायदाद कैसे बनाई है इसका बताओ। अब अगर पता चलता है कि ओरिया मकबूल जान की डिफेंस के अंदर एक 4 कनाल की कोठी है, तो बजाय इसके कि मुझसे पूछा जाए कि भाईजान आपने कहाँ से बनाई, अब नैब वाले साबित करेंगे कि मैंने गलत तरीके से बनाई, नंबर 1। फिर अगर मैं सरकारी ये कानून पास करवा दिया शहबाज शरीफ साहब ने। दूसरा कानून ये है कि अगर मेरी बीवी के नाम पे कोठी है और वह भी 4 कनाल की, और मैं एक सरकारी अफसर हूँ या मैं एक MP MN हूँ, तो उससे भी नहीं पूछा जा सकता कि ये जनाब आप कैसी आपने कोठी कहाँ से बनाई है। वो कहेगी मैंने खुद बनाई है, जाहिर बात है। और मुझसे भी नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी बीवी ने कहाँ से बनाई। ठीक, ये 2 चीज़ें तो आप आ गई। अब उस दौरान में अगर इंक्वायरी हो रही है नैब की, ठीक है, और अगर मैं वो बेच सकता हूं तो मुझे बेचने की भी इजाजत है, मैं बेच के भाग जाऊं। ये 3 ऐसे कानून पास हुए हैं कि जो उन्होंने कर लिए हैं भाई, उनको फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये है असल मसला। यानी मेरी कोठी है, मैं पकड़ने जाने वाला हूं, मैं बेच देता हूं, और बेचने के बाद मैं कहता हूं भाई अब तो खत्म बात हुई ना, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, अल्लाह खैर खुदा, मैं वहां से यूरोप में पैसे भेज देता हूं। ये है चीज़। ठीक है। हिलाली साहब, इमरान खान का ये कहना है कि इंतखाबात के नतीजे में नई हुकूमत बनेगी तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा और इलेक्शन से मुल्क में सरमायाकारी भी आएगी। तो क्या वैसा इस्तेहकाम 1 साल के लिए मौजूदा सेटअप में नहीं लाया जा सकता? मैं समझा नहीं। जितना देर, देखिए इस वक्त मैंने अभी इसी प्रोग्राम के पहले मैंने सुना है कि एक आदमी बड़ा परेशान होके आया, कहने लगा कि सोयाबीन्स के जहाज़ें जो आपने रोके हुए हैं, जिसके लिए LCs के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसमें पोल्ट्री फीड है, सोया से पोल्ट्री फीड बनता है। हमारे पास पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए फीड नहीं है। ये जब आप अगले जब टॉपिक पे आएंगे, ये दार साहब जो कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क के साथ जो हो रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या होगा। मगर ऐसे हालात आप 1 और साल चलाना चाहते हैं? माने कि आप 30 साल ने नहीं देखा है ये हालात इस मुल्क का, इन्होंने क्या किया है ये 2 फैमिलीज ने। माने कोई अभी शुबा रह गया है इनके प्रायोरिटीज क्या है, इनकी कॉम्पिटेंस का कोई शुबा भी रह गया है क्या है? तो मैं समझता हूं कि आप यू आर अ मैसिकिस्ट। मैसिकिस्ट में मत है कि वो आदमी को जो मजा आता है जब अपने आप को वो मारता है। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? वी आर नॉट मैसिकिस्ट भाई, हम चाहते हैं तरक्की हो। तो माफ करिए, बहुत सारी चीजें हैं जो इस आदमी अगर आ जाए इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ, इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लॉ औरिया साहब ने जिक्र किया है, जी ये बताता है कि ये एक स्टेट नहीं है, ये क्रिमिनल एंटरप्राइज हो गया है। इसलिए आप क्राइम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सुनिए ये जो कह रहे हैं, कोई भी आके अपने बीवी के नाम पे कुछ कह दिया, उसको एक सवाल नहीं पूछा जा सकता। कोई भी आके
अल्ट्रा माने when प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन, वो एक कानून दुनिया का बताता है कि आप उस प्रॉपर्टी को जब तक केस डिसाइड नहीं हुआ आप छू नहीं सकते। इधर इन्होंने आके कानून पास किया कि वो प्रॉपर्टी अगर भी इन डिस्प्यूट हो, इसलिए कि वो आपका वाइफ का हो गया, बेच दें उसको। यार व्हाट इज दिस? अच्छा, प्रिजम्पशन, फ्रेंच लॉ का प्रिजम्पशन ये है कि यू आर गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट। इस मुल्क में इट इज इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। वो क्यों? गोरों ने दिया है ना, ये ब्रिटिश ने दिया है हमें, ब्रिटिश ने उनके कल्चर के लिए दिया है। ये जो इधर जो कल्चर है वो है चोरी करो। आप अगर चोरी नहीं करते और 40 साल के बाद आप एक 660 गज के घर में रह रहे हैं और आप इंपॉर्टेंट ओहदे में रहे हैं, तो लोग कहते हैं व्हाट अ फूल यू आर। वो नहीं कहते शाबाश आपने वो ट्रेंड नहीं किया जो मुल्क में है, यू आर एन ऑनेस्ट मैन। वो कहते हैं व्हाट एन इडियट। अब शोर मत करो, भुगतो। ठीक है नाज़रीन, सियासत में तो एक बहस चल रही है, फ्रंट पर भी एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का IMF के हवाले से एक तनक़ीदी बयान सामने आया है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार चंद रोज़ पहले तक मईशत के ठीक होने के बारे में निहायत पुरुमीद थे, लेकिन अब वो IMF को तनक़ीद का निशाना बनाते नज़र आ रहे हैं। हिलाली साहब, वज़ीर ख़ज़ाना ने तो ये कहा कि अगर IMF फंड्स फराहम नहीं करता तो ही डज़ नॉट केयर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अब आगे उनका मईशत के बारे में क्या मंसूबा है। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। तो इनको हमें बताएं ना कि इनका प्लान क्या है। अगर ये हमें प्लान बता दें तो हम फिक्रमंद नहीं करेंगे, हम सब कहेंगे वाह बड़ा ज़बरदस्त प्लान है आपका, बड़ा ठीक किया आपके। मगर इनका गेम पता क्या है? शोर इधर करते हैं, दुम दबा के वापस भागते हैं, और जब उधर से एक प्लान लेके आते हैं तो शोर करते हैं देखो मैंने उससे बेहतर प्लान ले आया हूं, विच इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। कोई प्लान उनके पास है ही नहीं। देखिए सीधी सादी बात यह है कि पोलाइटली आप कह दें IMF को कि देखिए आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे बड़े अच्छे प्लान्स हैं, तो हम आपको बताते रहेंगे, मगर आप फिक्र ना करें, बहुत शुक्रिया आप तक जो मदद की है, मगर अब आप आराम करें। या ये कहें उनको, ये भी नहीं कह सकते। यार इसके आदमी को माफ़ करिए, इन शख्स को मैं कहता हूँ कि आप ऐसे ऐसे भपकियाँ ना मारें। सीधी सादी बात यह है, आप 2 साल ऑस्टेरिटी चलाएं और 3 चीज़ें से इन अवाम को दे दें, खाना, फ्यूल और मेडिसिन। और अगर 2 साल ये आप कर पाएंगे तो मैं बता रहा हूं अर्बन पाकिस्तान, मिडिल क्लास पाकिस्तान और लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तान रिवोल्ट के किनारे पे आ गया है। वो नहीं टॉलरेट करेगा इस किस्म के शॉर्टेजेस, खाना, मेडिसिन और फ्यूल। तो प्लीज दिस इज नॉट द टाइम तो आपकी शोबाजी की चाल नहीं। देखिए मैं बताता हूं इनकी प्रॉब्लम क्या है। इनका प्रॉब्लम यह है कि IMF ने हमें कहा है भाई तुम तो ये फ्लड का एक बहाना इस्तेमाल कर रहे हो हमारे से ऑस्टेरिटी आपका जो बजट है उसको हमें वीकन करने के लिए, ये तुम्हारा चाल है। इसलिए हम तुम्हें पूछ रहे हैं कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कि आप बताएं फ्लड्स तो हुए सिंध में, मगर सीमेंट प्रोडक्शन को हार्ट पे कैसा इंपैक्ट हुआ है वो तो बताएं हमें। फॉरेन एक्सचेंज जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो बनाए कि हम अपने प्लान को कुछ करें। वो आंसर्स आप देते नहीं, आप दे नहीं सकते हैं, आपने होमवर्क नहीं किया है आपका। ऐसे ही। और दूसरी चीज ये इसलिए कर रहा है कि दार का बैकग्राउंड आपने देखा है, 2013 से 2018 तक वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। 2016 और 2017 14 वेवर्स लिया है उन्होंने IMF, माने वादा करके IMF के पास जाके वो वादे को कंडोन किया है कि वो वादा वो तोड़ गए 14, और वो कंडोन किया है IMF ने कि ठीक है जाने दो। और क्यों किया IMF?
इसलिए उस वक्त आप बड़े अच्छे बच्चे थे, आप अफगानिस्तान में सब साथ दे रहे थे, आप हर चीज कर रहे थे जो अमेरिकन आपसे खुश थे। गुड बॉयज को उन्होंने एक छुटकारा दिया था। अभी 2 प्रॉमिसेस, एक प्रॉमिस जीएसटी 600 मिलियन आप वेव करते हैं, वो कहते हैं निकल जाओ हमारे प्रोग्राम में, यू आर ऑफ द प्रोग्राम। और एक दफे आप प्रोग्राम से निकल जाएं तो सऊदी अरेबिया और चीन भी आपको कुछ नहीं देगा, बिल्कुल नहीं दे सकता, इंस्टीट्यूशंस तो छोड़ जाएं। तो ये क्या बातें, ये भपकियां करते हैं इन लोग। मेरे ख्याल में आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल गेन। वेरी सैड। बड़ा अच्छा पॉइंट दिया आपने हिलाली साहब। और ये साहब इसाक बार पहले तसल्ली देते रहे कि IMF के साथ मामला तय कर लिए जाएंगे, अब उन्होंने आलमी इक़्तिसादी इदारे पर तनकीद शुरू कर दी है, तो ये यू टर्न क्यों आया है? देखें, IMF को तो छोड़ें, इंटरनेशनल जो आपको कर्जा जिनसे मांगते हैं वो उनको छोड़े, कोई आपको कर्जा नहीं दे सकता, उसके इसलिए कि आपका जो रिस्क था ना डिफॉल्ट का, वो इमरान खान के ज़माने में 5% होता था, हमने शायद पिछले हफ्ते कहा था 87 पे, इस वक्त 100% हो चुका है। अच्छा, यानी 100% रिस्क है कि आप पाकिस्तान में रुपया लगाएंगे तो डूबना ही डूबना है। ये तो एक है। आप पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। एक होता है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल जो होते हैं कि गवर्नमेंट जो है बैंक से कहती है कि आप अपना पैसा हमको दो और हमारे ट्रेजरी बिल्स खरीद लो। ये सबसे सेफ समझे जाते हैं। बैंक समझती है कि भाई गवर्नमेंट के पास पैसा है, गवर्नमेंट टैक्स लेगी, हमें हमारा कर्ज वापस मिलता रहेगा, कर्ज ना भी मिले तो रेगुलर सूद मिलता रहेगा, हमारा बैंकिंग सिस्टम चलता रहेगा। पाकिस्तान के 97% जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो मेरा और आपका पैसा है जो कि बैंकों में जमा है, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स के अंदर है। वो ना कि उसको दे रहे हैं, फॉर्म को दे रहे हैं, ना इंडस्ट्री को दे रहे हैं, ना एग्रीकल्चर को दे रहे हैं, गवर्नमेंट खरीद रही है, गवर्नमेंट तो बुक की है। पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्टेट बैंक ने कहा हमारे ट्रेजरी बिल्स खरीदो, उन्होंने इनकार कर दिया पाकिस्तानी बैंकों ने। अच्छा, उन्होंने कहा सूद बढ़ाओ, इस रेट पे नहीं हम खरीदते, क्या बात करते हो। उन्होंने 1% सूद बढ़ाया, ये सूद मेरे आपके नहीं पड़ा, इन ट्रेजरी बिल्स का ऑल बैंक्स इन सब ने इनकार कर दिया, इनका हम नहीं देते, ये ट्रेजरी बिल्स का सूद बढ़ा। 1% सूद बढ़ाया लूट मार के लिए। हमने 1000 दफा कहा है 1959 में इंडिया ने तमाम बैंक नेशनलाइज किए, आज तक नेशनलाइज है। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो, गवर्नमेंट पब्लिक मनी जो है वो तुम्हारे पास अमानत के तौर पे पड़ी हुई है, तुम अल्ले तल्ले कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी हालत यह है कि पाकिस्तान में एक पब्लिक मनी है और 23 मंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं और अयाशियाँ हो रही हैं। और जुल्म की बात देखें कि मेरा आपका सबका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट वो पैसा उधार लेती है, फिर मेरे ऊपर ही टैक्स लगाती है, ठीक है, और मुझसे ही वसूल करके वापस मुझे दे देती है सूद के तौर पे। यानी मेरी जूतियां मेरे सर पे मारी जा रही हैं। उसमें भी ये कामयाब नहीं हो सके। इनको 1% एक तो ट्रेजरी बिल्स की ये हाल है। पाकिस्तान को IMF की बात करते हुए साले साहब ने कहा जी, अगर IMF की कंडीशनैलिटीज आपने फुलफिल ना की, अगर IMF का पैसा आपके पास ना पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तकरीबन 12-13 मुख्तलिफ जगहों से कर्जा ले चुका हुआ है। टोटल 12 एवेन्यूज हैं जहां से आप कर्जा लेते हैं। कुछ तो आपको अपने दोस्त यार मुल्क होते हैं वो देते हैं ना, कुछ पेरिस क्लब से कर्जा ले लिया, कुछ फलां बैंकिंग कंसोर्शियम से कर्जा ले लिया, इससे कर्जा ले लिया। अब इस वक्त कोई दरवाजा ऐसा बचा नहीं है कि आप जाके अल्लाह के वास्ते में दे दो। वो कहते जाओ जाओ, पैसा तुम्हारा वापस करने के काबिल नहीं, तुम्हें गुजरे पैसा। ठीक, अब सूरत हाल ये आ गई है कि IMF का पैसा पड़ा होगा तो वो कहेंगे यार इनके पास पैसा पड़ा हुआ है, हम दे। सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसको अब हम यार समझते हैं, दोस्त समझते हैं, जिसके लिए हम जिसके पास भाग के हम जाते हैं, जो हमें रात को 2 बजे पूरी 20 ट्रंक उठा के, पेटियां उठा के इनको लेके जाता है। मैं अपने ख़ानदान के और मरियम नवाज के, मोहतरमा फौत हो गई कलसूम नवाज के, सबके लेके जाता है उनको। उस मुल्क ने भी कहा है $3 बिलियन तुम रख लो, खर्च नहीं करना। ये 7 लाख फिल्म होती थी, हलाली साहब ने देखी होगी, 7 लाख में वो कहता है ये 7 लाख हैं, तुम इसे देख सकते हो,
छू सकते हो लेकिन खर्च नहीं कर सकते। वो $3 बिलियन आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं। आपकी हालत यह है कि कोई आप पे एतबार करने को तैयार नहीं है। आपने यूं कश्ती को फेंका है इसके अंदर, समंदर के अंदर 7 महीनों के तबाह बर्बाद करके रहती है अपने इकोनॉमी। बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट है एक। हिलाली साहब, अहम सवाल ये भी है कि अगर इनके पास मईशत के बारे में कोई मुतबादल प्रोग्राम या मंसूबा मौजूद है, जैसे कि बड़ी जारहाना अंदाज में इसाक डार ने बताया, तो फिर IMF के इंतजार की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल भाई, आप IMF के पास 23 दफे गए हैं इसलिए कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए। आप समझिए, आप उधार के पास जाते हैं और वो उधार के पैसे आप अपने फायदे के लिए, पर्सनल फैमिली रीजंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और कमीशन लेते हैं। भाई किसको नहीं पता है किस डील में कितना कमीशन कौन लिया? ऐसे है। मगर एक दफे भी किसी ने आके कहा, मेरे समेत, मैं समेत किसी ने आके कहा कि ये देखो डॉक्यूमेंट्स तो नहीं थे तो मुझे प्रूव करना पड़ता मिसाल के तौर पे, तो मैं किसको पूछता डॉक्यूमेंट्स के तरह? वो सब लोग कहते कुछ नहीं हुआ। यू अंडरस्टैंड, करप्शन इस मुल्क में कभी प्रूव हुआ ही नहीं है। एक आदमी को नाम बता दें जो रियली करप्ट, जो जेल में है, आप बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो therefore crime pays, crime pays। जब crime pays then it is a criminal enterprise। इसलिए मैं कहता हूँ criminal enterprise। मैं 10 साल से कह रहा हूँ, सबके सामने हो रहा है ये सब। और ये सब इसाक डार ने ये भी नहीं बताया कि IMF पाकिस्तान के साथ मुज़ाकिरात की तरफ क्यों नहीं आ रहा है। इसके कौन से मुतालिबात है जो पूरे नहीं किए जा सके? देखें, जिस तरह का इल्ज़ाम इसाक डार साहब पे 90s में लगा था कि IMF ने कहा था आपने झूठ बोला है, आपकी बजट बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है, आप हमें कुछ और बताते हो, और ये तो पाकिस्तान इतना जुर्माना अदा करे। और परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने जुर्माना दिया था, उसके बाद इसहाक डार को बिहाइंड द बार होना चाहिए। हमारे मुल्क में हीरो हैं, लीडर हैं, आप उठाएं वो जुर्माना। मैंने आपने पे किया हुआ है, किसी और ने पे नहीं किया हुआ। और आज वो खड़े हो कहते हैं हाय IMF पागल, कहते हैं कुछ लोग IMF में पागल बैठे हुए हैं, यकीनन पागल बैठे हुए हैं। इसलिए कि और फिर कहा जाता है जी इमरान खान ने वो उस वक्त कह दिया था, वो अपना वो उनकी बात नहीं मानी थी, सब्सिडी दी थी और तेल की कीमतें बढ़ाई थी। चलो रहने देते, उसको भुगतता, वो अगले पूरे 1 साल भुगतता, उसको खुद पता चल जाता। वो तो कहते हैं कि हम उसको कवर अप कर रहे थे जो भी था, लेकिन असल मसला यह है कि क्यों उसने बढ़ा दी थी? क्या उसको ख्वाब आ गई थी उससे गवर्नमेंट जा रही है? कीमतें तो जनवरी में, इशू तो बहुत देर के बाद शुरू हुआ है वहां, लेकिन बहरहाल बहाना करना है, जिसमें भी करना है। असल मसला यह है कि 8 महीने, आज 9वां महीना शुरू हो गया। अब 9 महीने के अंदर आप मुझे बताइए कि 9वां महीना शुरू हो गया गवर्नमेंट का। जी हाँ, अप्रैल में आई है ना? जी जी, अप्रैल में आई। 9वां महीना शुरू हो गया। इस 9 महीने के अंदर आप इस मईशत की बाग, जिसमें से आपने एक बजट पेश किया। बजट आपकी प्रायोरिटी डिटरमिन करता है, आपकी टैक्सेशन सिस्टम डिटरमिन करता है। बजट से पहले व्यवसाय इस्माइल ने एक लगाया था, आपको पता है, उसका टैक्स लगाया था, रिच मैन्स टैक्स। जी जी, एक दिन से पहले 23 घंटे के अंदर वो वापस हुआ है। मसला सारा ये है कि ये लूटमार का प्रोग्राम है, सारे का सारा इनका लूट। देखें, एक बात बड़ी तय है, मेरा अगर घर बलूचिस्तान में है, नहीं है ना जी, या मेरा घर बलूचिस्तान में है, तो मैं लाहौर में यहाँ बैठ के कमाऊंगा और वहाँ जाके भेज दूंगा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि लाहौर में सड़कें ठीक होती हैं कि नहीं होती। मैं कहता हूँ भाई कुछ देर के लिए बैठा हूँ, परदेसी हूँ। बात यह है कि यहाँ मुझे डिप्टी कमिश्नर लगाया हुआ है, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, मैं वापस वहाँ चले जाना। ये यहाँ नौकरी करने आते हैं, ये यहाँ इलेक्शन लड़ने आते हैं। किसका एसेट है इस मुल्क के अंदर? किसकी इन्वेस्टमेंट है इस मुल्क के अंदर? किसकी जिंदगी का मुस्तकबिल है इस मुल्क के अंदर? किसी का भी नहीं है। तो क्यों? और जिन लोगों के जहां मुस्तकबिल है वो इनका कान खींचते हैं, ये करो वो यही करते हैं। ये है पाकिस्तान का अलमिया। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इनका मुतबादल प्रोग्राम क्या हो सकता है, जबकि ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल सुकड़ रहे हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से कम रकूम मौसूल हो रही हैं और बरामदात का ग्राफ भी गिर रहा है, सियासी सूरत हाल भी सबके सामने, इस हवाले से क्या होगा? देखिए, जो भी गवर्नमेंट आए, मैंने आपको पहले बता दिया है, 2 साल के लिए आपको एक ऑस्टेरिटी प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे कल और परसों 2 दिन हमने और औरिया साहब ने, मैंने भी कुछ इंडिकेशन किए किधर से पैसे आपके बच सकते हैं। कल इन्होंने कहा गैस लीकेजेस और ये, और 1 घंटा पहले रोको,
ये सब चीज इम्प्लीमेंट करें, दुनिया को बताएं कि आप कॉन्शियस हैं और आप कुछ कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जो इन्होंने किया है, मैं इनका तारीफ करना चाहता हूं कि इंपोर्ट्स कम हुए हैं, दैट्स द वे टू डू इट। मगर ये ऐसा मजा नहीं आता है पॉलिटिशियंस को, वो अवाम कंप्लेन करती है, अवाम को सच बोलो। मैं कहता हूं ये अवाम को सच बोले, वो आपको पता ही नहीं है, आप महसूस ही नहीं करते हैं वो क्या क्या बर्दाश्त करेंगे। अगर उनको पता है रास्ते में हैं, सिरातुल मुस्तकीम सीधे रास्ते पे हैं और वो सच कर रहे हैं और सच आप उनको बता रहे हैं, ये तो कोई बताता नहीं है। मेरे पास कोई खास एक्सपर्टीज नहीं है, मगर आप यकीन करें कि मैं कभी रिक्शा में बैठता हूं तो एक रिक्शा वाले ने कहा नहीं तुम्हारे से पैसे नहीं लूंगा आपसे। क्यों? कि आप सच बोलते हैं। भाई झूठ बोलना मुश्किल है, सच बोलना तो आसान है ना। सही। ये भी नहीं करते। तो कहने की बात सिर्फ ये है कि आप मुझे पूछते रहती है 2 साल और 3 चीजें आप अपने मुल्क में गारंटी हो, फ्यूल, फूड और मेडिसिन। सही बात। पेट्रोल, तेल, खाना और मेडिसिन, ये 2 साल के लिए आप ठीक से इंप्लीमेंट करें, आपकी बहुत सारे तकलीफात खत्म हो जाएंगे। यू बी लॉन्च्ड ऑन द प्रोग्रेस। भाई 80% इंडस्ट्री इस वक्त बंद है, मैन्युफैक्चरिंग 80% बंद है। ये ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है नाज़रीन, मुल्क के दिवालिया होने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे, दूसरी जानिब अरकान पार्लियामेंट को सवाबदीदी फंड्स की मंजूरी दी जा रही है। मामला क्या है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, काबीना की इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट के लिए अरबों रुपए के सवाबदीदी फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी है। अगरचे ज़मीनी ग्रांट्स तरक्याती कामों के लिए हैं, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक तरफ मुल्क के दिवालिया होने के अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब इतने ज़्यादा सवाबदीदी फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। और ये साहब किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या हो रहा है? देखिए सागडार साहब का ये कारनामा है। मैं अभी रेफरेंस दे रहा था कि सागडार साहब ने क्या था, ये मैंने रिपोर्ट निकाल ली है। ये IMF एग्जेक्टिव बोर्ड रिव्यू पाकिस्तान मिस रिपोर्टिंग रेमेडियल स्टेप्स अप्रैल 28, 2000 की रिपोर्ट है। अब मैं सिर्फ एक फिक्रा पढ़ देता हूँ। द एग्जेक्टिव बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिव्यूड टुडे द डाटा रिवीजन्स एंड मिस रिपोर्टिंग बाय पाकिस्तान along with the authorities' commitment to promptly repurchase SDR 18.95 million in outstanding debt to the IMF and to voluntary purchase of another SDR following the executive board ने कहा है executive board expect concerns over the misreporting of the fiscal data to the IMF between 1997 to 1999। अच्छा, जिस मुल्क में फिस्कल डाटा जो है उसका बारे में झूठ बोलने वाले आलमी अदारे के सामने मौजूद हों और उसका दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर लगाने, तो यही तो होगा। अब किया क्या? द कैबिनेट टुडे अप्रूव्ड, ठीक है, 300, पहली बात है 300 मिलियन तो उन्होंने कहा है कि जी VVIP के लिए ना उनके दौरों के लिए रख दो। अच्छा, मुल्क डूब रहा है, मुल्क के अंदर सोयाबीन ऑयल मंगाने के लिए डॉलर नहीं है, कनोला मंगाने के लिए पैसे नहीं है, ये उनको दे दो। अच्छा, उसके बाद जनाब उन्होंने कहा है जी ₹500 मिलियन इन ईच of 174 constituency of the National Assembly that voted for the Prime Minister। 87 बिलियन 87 अरब MP MNA फंड्स को दिया गया है, सारों को नहीं, उन 174 MNAs को जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वोट दिया है। अच्छा। अब इसमें तो मुझे बड़ा तरस आ रहा है। आप कह रहे रिश्वत के तौर पे दिए गए हैं ये MPF फंड, और क्या है? MPF फंड ज़िया-उल-हक के जमाने में 86 में रिश्वत के तौर पे हुआ था। हिलाल साहब को जानते होंगे, हम जब STP की ADP की या मीटिंग में जाया करते थे, एलोकेशंस होती थी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, MPs को नहीं कहा जाता था। उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, आप प्रोग्राम रखे तो आप हैरान होंगे उन 5 सालों में इन्होंने जो गंद किया है। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं, मैं जब हेल्थ का इंचार्ज था बलूचिस्तान का, तो MPA फंड के तहत 550 डिस्पेंसरीज की बिल्डिंग खड़ी की गई थी। अच्छा। और लोकल बजट के हिसाब से उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक साल में 35 को दिया जा सकती थी स्टाफ।
यानी जिस आखिरी जो मिलती थी, जिसको मिलना था वो 9 साल के बाद मिलना था, और 9 साल के बाद ना बिल्डिंग की ईंटें रहनी थी, ना उसके अपना रोशनदान रहने थे, ना खिड़कियां रहनी थी। इन्होंने कमीशनें खाने के चक्कर में उन 5 सालों के अंदर वो MPA फंड और MNA के फंड के साथ किया, जिसके साबित अब देख लें। अब ये आप देखें कि मुल्क पैसे पैसे को तरस रहा है, और 87 बिलियन डॉलर दिए। ये 87 बिलियन डॉलर जो है अगले कितने अरसे में खर्च कौन करेगा, कैसे खर्च? सिर्फ यही होगा, ठेकेदार को ठेका दिया, उसको कहते हैं एक्सेप्टेंस। एक बड़ा मजेदार टर्म है एक्सेप्टेंस। जो होते हैं कमीशन, जो होती है, एक एक्सेप्टेंस की कमीशन होती है, एक कंप्लीशन की कमीशन। तो एक्सेप्टेंस की जेब में डालेंगे, जाके इलेक्शन लड़ेंगे, और क्या करना है उन्होंने। अच्छा हिलाली साहब, इस बात में शुबा नहीं है कि तरक्याती कामों के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन है, लेकिन क्या ये वक्त इस काम के लिए मुनासिब है जबकि IMF भी हुकूमती अखराजात पर गहरी नज़र रखे हुए है? बहुत अच्छा सवाल, अगेन गुड क्वेश्चन। और आपको मैं बता रहा था पहले कि पोल्ट्री फीड जो है, आपको पता है कि उनके हमारी कमी है। और मैं आपको बताता हूँ, फार्मास्यूटिकल कुछ पाउडर्स की बड़ी कमी है फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स। वो भी फार्मर्स को आप पूछ लें, वो भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि ये लगाया हुआ है बैन LC पे। और फौज कह रही है भाई हमारे फंड इन्फ्लेशन एडजस्ट करें हमारे फंड्स को, नहीं तो क्या हालत हो गई। और पहले भी आपको मैंने कल बताया था कि हमारे नए प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट सर्वेंट्स के तनख्वाहें वो कर्जों पे डिपेंडेंट है। मैं आपको अब एक और चीज बताता हूं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए ये झूठ कैसे कहते हैं। ये कहते हैं MNAs को पैसे देते हैं लोकल प्रोजेक्ट्स के लिए। अरे भाई तुम MNA को क्यों प्रोजेक्ट्स दे रहे हो लोकल? आप वो नाजिम को देना, नाजिम लोकल गवर्नमेंट का, उसको दें। और लोकल गवर्नमेंट काउंसलर्स को कहें देखो ये ठीक से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनको कहें चेक करें। उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वो फंड्स वेस्ट ना किया जाए। बट एक्चुअली जैसे औरिया साहब ने भी कहा था, ये एक रिश्वत है। मेरा दोस्त DC झेलम जावेद अकरम मरहूम, मैंने उसको पूछा था, हम शिकार पे जाते थे 68 में, मैंने उसे पूछा था, मैंने कहा यार ये मुझे एक चीज बताओ कि जब मैं आता हूं तो ये रोड नया बनता रहता है। कहता है मैं क्या करूं, मुझे कहा जाता है कि इस MNA के रिश्तेदार को दे दूं, और उसको हम देते, एक बारिश आती है द होल रोड इज वाइप्ड ऑफ, फिर उसको हम देते। मैंने कहा तुम तो बदनाम हो जाओगे ऐसे। कहता है यार छोड़ो, मैं निकल रहा हूं ट्रांसफर के लिए, मैंने अप्लाई कर दिया। ये है, दिस इज द रियल पाकिस्तान। अब आप देखिए कि 25 MNA जो PTI के भाग गए थे ना, लोटे बन गए थे, वो क्यों बने? इसलिए कि इमरान खान ने कहा मैं नहीं देता ये पैसे, इसलिए तो वो भागे। वोट ऑफ वो जो था पंजाब में जो होने वाला था, उसने कहा कि लूटने नहीं दे रहा है, हम जाके ये पैसे तो इलेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा भाई, अगर आप चाहते हैं कि आप फाइनेंस हो इलेक्शन में, तो बड़ा सिंपल है, एक कानून बनाएं, गवर्नमेंट को कहें कि हर MPA MP को इतने पैसे मिलने चाहिए पॉलिटिकल इसके लिए, जैसे ब्रिटेन में होता है। या आप कहें कि ये पार्टी जो है चंदा इकट्ठे करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको अपने जेब से खर्चना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जो आदमी अपने जेब से खर्चता है, जैसे इधर होता है, वो तो पैसे फौरन वापस लेगा, वो बनाएगा। वो अपनी बीवी की जेवर बेचता है, वो तो लेके उसको एक और हार देगा। पहला वो करेगा, उसके बाद देखेगा मुल्क के लिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करता है। तो मैं आपको कह रहा हूं दिस सिस्टम इज रॉटन। जो लोग चला रहे हैं इट्स रॉटन, जो लोगों ने कंसीव किया इट्स रॉटन। इसलिए मैं कह रहा हूं यू हैव टू हैव ए मैन विद अ 2/3 मेजॉरिटी, वो आके इसको बदलें। इसको एक मौका मिला है इमरान खान को, अगर ये खो जाएगा तो खो जाए, तो खत्म हो गई हमारी, फिर क्या कह सकते। ठीक है औरिया साहब, 1 मिनट रह गया हमारे पास प्रोग्राम में। आप समझते हैं कि एहतसाब की कोई उम्मीद है, ये जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं इससे मुताल्लिक़? देखें, अगर आपने रेगुलर एहतसाब ना किया ना तो पब्लिक उठा करती। और सबसे अहम बात मैं बताता हूँ, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट है। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट अगले साल के बजट में शो होगी, यानी जून के बाद शो होगी। इस हद तक तेज लोग हैं कि इस वक्त बजट में पैसा नहीं था, इन्होंने अगले उसके तो ठेकेदारों से पैसे जेब में डाल डूल के या अयाशी करेंगे, कोई उम्मीद नहीं है। इस वक्त जो कुछ इन्होंने नैब के लॉज पास किए हैं ना, आप खुद सोचें कि 50 करोड़ तक तो हलाल है ना बेईमानी, 50 करोड़ तक तो बिस्मिल्लाह। और 50 करोड़ आजकल बहुत ज़्यादा, इतनी भी छोटी अमाउंट नहीं है। 50 करोड़ तक आपको हाथ नहीं लगा सकता कोई।
50 करोड़ के बाद आप देखें क्या होता है। वो जैसे हमारे करते हैं ना कि वो जब होता है 1 लाख रुपया तो 99,000 कुछ पैसे भेजते हैं ताकि टैक्स में लगे, इसी तरह ये करते रहेंगे 50 करोड़ से। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, अब तक के लिए इतना ही। कल मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।